एकांत संगीत में महाकवि बच्चन जी ने वृद्धावस्था को इन शब्दों में रेखांकित किया था। बीत चली संध्या की बेला, बीत चली संध्या की बेला, धुंधली प्रतिपल पड़ने वाली, एक रेख में सिमटी लाली, कहती हैं समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला, बीत चली संध्या की बेला। सांझ की यह बेला प्रणम्य है, वंदनीय है। जो नदी दिन भर थके हारों को, प्यासों को जल पिलाती हैं, उस नदी की संध्या में आरती करी जाती हैं, उसमें श्रद्धा के दीप प्रवाहित किए जाते हैं, उसके जल का स्तुति गान किया जाता है। इसी स्तुति गान के लिए रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल की ओर से आयोजित वसुंधरा अलंकरण समारोह में आप सभी सुधीजन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह संस्था जीवन के अंतिम क्षण तक रचनात्मकता, क्रियात्मकता और रागात्मकता का आह्वान करती हैं। यह संस्था जीवन के अंतिम क्षण तक सृजनात्मकता, रागात्मकता और क्रियात्मकता का आह्वान करती हैं और ऊर्जावान जीवन का सामूहिक अभिनंदन। वसुंधरा के अलंकारों को चयन कर यह भारत के सपूतों को वसुंधरा के अलंकारों को चयन कर ये भारत के सपूतों के मस्तक पर शोभा का तिलक लगाती हैं और मन से जो वृद्ध युवा हैं उसके इस विश्वास का अलग जगाती हैं, विश्व करेगा मेरा आदर, विश्व करेगा मेरा आदर, हाथ बढ़ाकर शीश झुकाकर, अनुभवों से भरी मेरी गाथाएं, विश्व सुनेगा कान लगाकर। ये है हमारे वृद्धजनों के मन का विश्वास। जीवन की कहानी बचपन से प्रारंभ होती हैं और युवावस्था की भूमि को सींचते हुए वसुंधरा अलंकरण के रूप में जीवन के तीसरे या चौथे चरण में सिद्धावस्था को प्राप्त करती हैं। न जाने कितने बवंडरों, आंधियों, तूफानों को झेल कर ये वसुंधरा रत्न जीवन की परिक्रमा कर कर यहाँ आए हैं और न जाने कितने सोपानों को चढ़कर ये अपने लक्ष्य के प्रति गतिवान रहे हैं। इन सब के जीवन की उपलब्धियों को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जीवन का तीसरा चरण खामोश सांझ नहीं है, बल्कि ये वसंत का नव उत्सव है, क्योंकि इसी ऋतु में जीवन की शाखाओं पर उपलब्धियों और अनुभवों के खिलते कुसुम हैं। जो वृद्ध जीवन के इस पड़ाव पर हताशा से भरकर अपने आप में सिमट गए हैं या केवल मौत की प्रत्याशा में बैठे हैं, उन्हें बच्चन जी की इन पंक्तियों से मैं ऊर्जास्वित करना चाहती हूँ। राही तू क्यों बैठ गया है पथ पर, राही तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, धरता चल तू पग आगे ही आगे। बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। जीवित भी तू आज मरासा, जीवित भी तू आज मरासा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, राही तू क्यों बैठ गया है पथ पर। जीवन की अंतिम श्वास तक चलना है, इसी विश्वास का तुमुल नाद है रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल। मैं निवेदन करूंगी समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर आर.एस. कठेरिया जी, MP एंड फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर, हिज एक्सीलेंसी जगदीश्वर गोवर्धन जी, हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस, डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा एंड डिफेंस सेक्रेटरी, संस्था के सचिव डॉक्टर गिरीश सिंह गुप्ता जी, वर्किंग प्रेसिडेंट VD अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष RS गोयल जी, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुशील चंद्रा जी एवं श्री गौरव गुप्ता जी कि वे आए और दीप प्रज्वलित करें। माँ शारदे को नमन कर हम दीप की आराधना करते हैं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। नमस्ते शारदे देवी
काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। मैं निवेदन करूंगी संस्था के संस्थापक श्री हरीश गुप्ता जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। मंच पर आसीन सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति से हमारा मंच गरिमा और महिमा में हो उठा। मैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री वीडी अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत करें। वीडी अग्रवाल जी। हाँ जी, वीडी अग्रवाल जी प्लीज़। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर आर.एस. कठेरिया जी का स्वागत करेंगे हमारे ट्रेजरर आर.एस. गोयल जी। कोई और करना चलिए। अच्छा जी, हिज एक्सीलेंसी जगदीश्वर गोवर्धन जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर सुशील चंद्रा जी। डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का स्वागत करेंगे गौरव गुप्ता जी। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच ऑनरेबल अजय देवी जी फॉर्मर स्पीकर ऑफ मॉरिशस विद्यमान हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम सुसंपन्न होगा। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित करने, समय के प्रवाह के साथ बुजुर्गों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने, स्वास्थ्य संबंधी शिविरों को आयोजित करने, युवा पीढ़ी को बुजुर्गों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाने आज के 54 वर्ष पूर्व इस संस्था का निर्माण हुआ था। इस संस्था के संस्थापक श्री हरीश कुमार जी गुप्ता मानवीय सेवाओं के ज्वलंत उदाहरण थे। आज के 54 वर्ष पूर्व उन्होंने जिस संस्था का बीजारोपण किया था, आज वह अनहद की झनकार बनकर और कल्प वृक्ष की तरह बुजुर्गों को शरण दे रही हैं। यह संस्था अनेक नानाविध कार्यक्रमों में जुटी हुई है। इस संस्था के संकल्पों पर और इसके क्रियाकलापों पर प्रकाश डालने मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव डॉक्टर गिरीश सिंह गुप्ता जी से कि वे आएं और संस्था की गतिविधियों के बारे में हमें बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी, विशिष्ट अतिथिगण और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए यहाँ के वो वरिष्ठ जन जिनको कि आज वसुंधरा रत्न अलंकरण सम्मान से किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। वो कर्मयोगी हैं अपने जीवन में। रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल द्वारा जो पूर्व वसुंधरा रत्न से सम्मानित महान व्यक्ति हैं, वो भी हमारे इस हॉल में उपस्थित हैं। पत्रकारगण, सम्मानित अतिथि, हम सभी का आपको हृदय से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत के एक महान दृष्टा श्री हरिकिशन गुप्ता ने आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व संयुक्त परमाणु को टूटने का आभास किया था और उसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ जनों की उपेक्षा और असुरक्षितता तथा अपमान को महसूस करते हुए उन्होंने इस संस्था को जन्म दिया। यह देश की पहली संस्था है और इसी की प्रेरणा से देश विदेशों में
सैकड़ों हजारों संस्थाओं का उदय हुआ है। देश में प्रथम बार 1979 में एक विश्व सीनियर सिटीजन सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसके की अध्यक्ष श्री हंसराज गुप्ता थे और इसी की 9 दिन के ये प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभिदेशन हुआ था। 1962 में जापान के वरिष्ठतम नागरिक का अभिनंदन किया गया था और उसके बाद इस प्रकार का अभिनंदन समारोह अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ईरान, अफ्रीका, मॉरिशस आदि तमाम देशों में इस प्रकार का अभिनंदन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में भी अभिनंदन कार्यक्रम द्वारा समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है कि वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान और सेवा और सुरक्षा की भावना पूरे समाज में जागृत हो। स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने माता पिता के द्वारा किए गए उन उपकारों को भूल न जाएं, जिनके कारण आज वह सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं और उनको सहारे की आवश्यकता होती है, उस समय उनके बच्चे उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। और ये कैसी विडंबना है कि जिन्होंने अपने बच्चों को योग बनाने हेतु सब कुछ अपना लुटा दिया और उनको समर्थ बना दिया, वही बच्चे उनको अकेला छोड़कर शादी के उपरांत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही जीवन व्यतीत करना लगते हैं। यह क्रम तेजी से बढ़ने लगा। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, वरिष्ठ जन अकेले रहते हुए कष्ट तो झेलते ही हैं, उनकी हत्याएं भी होने लगी हैं। उनको वृद्धाश्रमों में भेजा जाने लगा है। यदि बीमार हो गए तो उनका इलाज इतना महंगा हो गया कि अपने साधनों से वो ठीक नहीं हो सकते और अपना इलाज नहीं करा सकते। उस अवस्था में उनकी देख रेख आवश्यकता होती है, वह कौन करेगा? आसपास के लोग, पड़ोसी या रिश्तेदार यदि भाग्यवश अच्छे हैं तब तो ये ठीक से समय गुजर जाता है, अन्यथा समय से पूर्व ही उनकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। जहाँ पर बीमारी की देखरेख या वरिष्ठजनों की देखरेख सरकार की ओर से की जाती है, जैसे मॉरिशस, नॉर्वे, कनाडा, यूरोपियन के देश, और वहाँ पर भी उनको एकाकीपन भी सताता रहता है। जब तक बच्चों और रिश्तेदारों का प्यार ना मिले तब भी जीवन अधूरा ही रहता है। एक फिलोसोफर ने कहा था, देयर इज मोर हंगर फॉर लव एंड अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन इन द वर्ल्ड देन फॉर द ब्रेड। विश्व में भोजन की अपेक्षा प्यार, स्वाभिमान और प्रशंसा की भूख अधिक है। उसी के उद्देश्य को लेकर रेस्पेक्ट एज द्वारा ये अभिनंदन समारोह किया जाता है। जिन विभूतियों ने महान कार्य किया है, अपने जीवन को समर्पित करते हुए उन्होंने ये कार्य किया, उनकी समाज द्वारा प्रशंसा होनी चाहिए और इसी श्रृंखला में रेस्पेक्ट एज ये कार्य करती है। बच्चों को संस्कार देना दूसरा विशेष कार्य है, जिससे समाज और परिवार में गलत परंपरा को रोका जाए और बच्चों को सुसंस्कृत किया जाए, जिससे 2 पीढ़ियों का भला हो सके। संस्थान इस कार्य में वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य की सेवाएं भी प्रदान करने का कार्य करती है। कुछ अस्पताल, डॉक्टर्स और समाज के भामाशाह उदारमान मार्गों के सहयोग से यह कार्यक्रम निश्चित चलता है, जिसमें निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाते हैं और उनकी देखरेख की जाती है। ये कार्यक्रम पिछले 10 साल से मथुरा, आगरा में तो चल ही रहा है, लेकिन इसके व्यापक सहयोग की भी आवश्यकता है, जिससे अन्य राज्यों में भी ये कार्यक्रम चल सके। संस्था सरकार से कोई आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए नहीं लेती और सभी कार्यक्रम उदारमान व्यक्तियों और संस्था के सदस्यों के द्वारा ही किए जाते हैं। आगरा में एक भवन का निर्माण भी किया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले वरिष्ठ जन रुकते हैं और उस वाल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। जो भी व्यक्ति, महान बाप हमारे इन कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहते हैं तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अभी आपको दिया जा रहा है, उसमें अपनी रुचि के हिसाब से कुछ अपने सेवा कार्य के लिए अपना दे सकते हैं, अपनी सहयोग के लिए आप लिख सकते हैं। मैं पुनः इन आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जो यहाँ पर आए हैं और इस जो सेवा संदेश में अपना सहयोग करना चाहते हैं। एक फिलोसोफर ने कहा है, सिर पर रखते धूप, पैरों पर छाया करते, पेड़ अपने आप को ऐसे ही नहीं तपाया करते। काश बच्चे भी समझते दर्द का ये रिश्ता, तो माँ बाप कभी आंसू नहीं बहाया करते।
धन्यवाद। संस्था की नानाविध गतिविधियों के बारे में अभी हमने सुना। इसमें से एक महत्वपूर्ण गतिविधि यह है कि प्रतिवर्ष ये संस्था शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, खेलकूद इत्यादि विभागों में से, ललित क्षेत्रों इत्यादि विभागों में से उन विभूतियों का चयन करती हैं जिनके सहयोग से ये विभाग नई ज्योति और नवोत्थान से भर गए हैं। आज हमारे बीच वसुंधरा अलंकरण से सम्मानित होने के लिए 12 विभूतियाँ, उत्सव मूर्तियाँ विराजमान हैं। ये वे रत्न कलश हैं जिन्हें पाकर वसुंधरा धन्य हो गई हैं। इनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियाँ न्योछावर करती हूँ। जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो गया सींचने धरती, एक स्वयं पर इठलाता, दूजे पर दुनिया मरती। तो आज सभागार में जो वरिष्ठ जन विराजे हैं वे दूसरी श्रेणी के हैं जिस पर समाज और भारत देश न्योछावर होना चाहता है। पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल जी अस्वस्थ होने के कारण आज समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। इस सम्मान के लिए हमने आपका चयन किया। इससे संस्था अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य लाभ की हम पूरी शुभकामना करते हैं। कला की दुनिया का दस्तूर कुछ अजीबोगरीब होता है। इसके सिंहासन की सत्ता प्राप्त करना या इसकी हुकूमत हासिल करना किसी जन्नत के जादू का ही कमाल है। इसी सिंहासन को प्राप्त किया है डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने। इनकी भाव भंगिमाओं में चंदन का वन महकता है। इनके पद संचालन, हस्त संचालन में लहरों के सवाल जवाब होते हैं और इनके अभिनय में सितारों की रोशनी झिलमिलाती हैं। परवरदिगार खुद पनाह लेने आते हैं। शास्त्रीय नृत्य की लोक गंगा डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर सोनल मानसिंह, द आइकॉनिक कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, Dr. Sonal Mansingh is acknowledged as a master of cultural interpretations and an exemplary teacher who explains interlinkages with philosophy, literature, sculpture, and mythological parables through lectures and dance. She is a great scholar and seasoned art administrator who has performed, lectured, and conducted workshops in over 90 countries. Dr. Sonal Mansingh has been unique among dancers who has mastered multiple Indian classical dance forms from different parts of India like Bharatanatyam, Odissi, and Chau. Her concern for nagging issues of ecological imbalance, environmental protection, empowerment of women, and social justice, especially for weaker sections of society, have led to creation of numerous path-breaking choreographies. As the founder-president of Center for Indian Classical Dances, she has trained several talented performers who are carrying the message of Indian culture all over the world. As a trustee of Ritambara Gramin Vikas Trust, she quite often visits Saputara and educates tribal girls who study at Ritambara Vishwa Vidyapeeth. Sonal Mansingh's ever vibrant creativity has given new dimensions to known repertories practiced in India, latest being the Natya Katha. This is the ancient form of storytelling which she has embellished with her own singing, narrative skills and abhinay, that is the art of expressive communication through hand gestures, words and face that reflects myriad emotions. Her book, Incredible India, Classical Dances, published by Wisdom Tree, and the book on her Devapriya in Hindi written by Yatindra Mishra have gained wide readership. She had also contributed a number of articles on dance and Indian culture in prestigious magazines and newspapers. She is a recipient of the High Civilian Honours of Padma Bhushan in 1992 and Padma Vibhushan in 2003 from the President of India. She is also nominated as one of the Navratnas for Swachh Bharat Abhiyan by Prime Minister Shri Narendra Modi. Her significant contribution to Indian culture has been recognized with numerous awards and honors, notably Central Sangeet Natak Academic Award, Nritya Chudamani, Kalidas Samman, Hanumanta Samman, Kameshwari from Adi Shakti Peeth of Kamakhya in Assam, 3 honorary doctorates, Doctor of Sciences from G.B. Pant University, Uttarakhand, D.Litt from Sambalpur University, Odisha, and honorary doctorate from KIIT University, Bhubaneswar.
She was appointed as honorary professor of the University of Delhi and currently she is a visiting professor at Banaras Hindu Vishwavidyalaya. She has served as chairperson of National Sangeet Natak Academy and serving second term as trustee of Indira Gandhi National Center for Arts. She is also a General Assembly member at the Indian Council for Cultural Relations. She conceptualized Rumjum, that is Indian dances versus non-Indian dances, for DD National Dance reality show Bharat Ki Shaan. Rumjum ran a total of 56 episodes. Her wisdom as Guru Shrestha on the show was lauded globally. सादर प्रणाम करती हूँ डॉक्टर महेश शर्मा जी और सारे जो महानुभाव विराजे हैं, आप सब मित्रगण, देवियों, सज्जनों वगैरह इसलिए कह रही हूँ कि कई बार देर आर इनविजिबल स्पिरिचुअल गुरुज एंड फोर्सेस विच आई बिलीव एंड आई एम श्योर यू बिलीव. हमारी भारतीय परंपरा में ये है कि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की हाजिरी रहती है शुभ अवसरों पे, तो उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ. और ये जो वृद्ध जन लिखा है, मैंने इतना ही कहना है कि वृद्ध शब्द वृद्धि से आता है, बढ़त, और उसमें आयु वृद्ध तो एक बहुत छोटा अंश है. असली बात है ज्ञान वृद्ध, रस वृद्ध और इसी तरह कला वृद्ध, कि जहाँ वृद्धि है ज्ञान की, रस की, भावनाओं की, भाव वृद्ध, तो वही असली अर्थ में वृद्ध है. तो आप लोग ये ना मानिएगा कि, और वृद्ध, देखिए वृद्ध कहलाने में कोई शर्म नहीं है. ये तो बहुत वर्षों के जन्म जन्म के पुण्य से ये आयु प्राप्त होती है, वरना तो आप जानते हैं कि छोटी आयु में भी काफ़ी चल बसते हैं. तो जन्म जन्म का पुण्य होता है जिससे कि आप आयु वृद्ध भी साथ बन सकते हैं. मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सब भी ज्ञान वृद्ध रस वृद्ध हो, ऐसी मनोकामना करती हूँ. धन्यवाद. डॉक्टर महेश शर्मा जी अत्यंत व्यस्त शेड्यूल में से यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं. मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि वे सभागार को कुछ शब्दों से आशीर्वाद दें. देश की घनी संस्कृति हमारी पहचान है और जब भी हम कभी विश्व पटल पर बात करते हैं तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी आर्ट, अपनी क्राफ्ट की बात करते हैं. फिल्म का एक डायलॉग अगर सब लोगों को याद हो, जब हीरो कहता है कि मेरे पास माँ है. मेरी धरोहर हमारे ये बुजुर्ग हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी संचित पूंजी हैं. समय समय पर मैं कभी कहा करता था कि ही इज़ माई ब्लेसिंग बैंक, तो सामने वाला समझा कि डॉक्टर साहब ने कहीं डॉक्टरी छोड़ के बैंकिंग का बिजनेस तो नहीं शुरू कर लिया. वी हैव बीन एबल टू क्रिएट आवर ब्लेसिंग बैंक्स. ये देश का सौभाग्य है कि आज जिस भारत की और पूरा विश्व लालायित नजरों से देख रहा है, कल्चरल लीगेसी की तरफ देख रहा है, विश्व गुरु बनकर स्वीकार्यता की ओर हम अंतिम क्षणों में हैं. आज उसके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे हाथ में है और बात आती है कि अपने संस्कृति के संरक्षण, पोषण और संवहन की, इस संस्कृति को विश्व के कोने में पहुंचाएं. ये बात आज यूरोप के लोगों को कहीं ना कहीं उनके दिल के तार को छू देती है कि आखिरकार 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां एक एक के अंदर कैसे बनाती हैं, कैसे एक छत के नीचे रहते हैं और इसकी तरफ वो लालायित हैं. आज विश्व का पूरा युवतम देश होते, 65% आबादी हमारी युवा है. हमारे पास समय सीमित है. यह समय अगर इसी कैलकुलेशन से निकलें तो 2040 तक का समय हमारे पास है. उसके बाद हम भी शायद उसी दिशा के अंदर चले जाएंगे जहां यूरोप आज है. मंच पर उपस्थिति हिज एक्सीलेंसी गोवर्धन जी, एक्सीलेंसी वीडी देवी जी, गिरीश गुप्ता जी, योगेंद्र नारायण जी, अजय देवी जी, मेरे सामने बैठे सभी विद्वजन, मातृशक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम.
मैं भी उसी आयु की तरफ 58 वर्ष का हो गया हूं। 2 साल बाद शायद रिटायर हो जाऊंगा। बिजनेस संस्थान से तो जिस दिन मंत्री बना उस दिन कैलाश अस्पताल की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, ना जाने कब कब। और कहते हैं कि भगवान हर गरीब को अमीर बना दे, किसी अमीर को गरीब ना बनाए। मंत्री पद से हटो तो बड़ा कष्ट होता है, और जब घर की बागडोर हमारे हाथ में थी, जब उस रथ को दिशा देने वाले हम थे और उस रथ में पीछे बैठना पड़े, कष्टदायक भी होता है। लेकिन ये भारत की संस्कृति है कि हर भारत का बुजुर्ग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जमा पूंजी को संचित कर, दिल में इच्छा होती है कि इस बेटे के लिए, इस पोते के लिए घर छोड़ जाऊं, एक गाड़ी छोड़ जाऊं, बैंक में कुछ बैलेंस भी छोड़ जाऊं। और उसके बाद जिन की बात अभी गिरीश गुप्ता जी ने करी कि ये सब कुछ अपेक्षित है। बड़ा अच्छा एक कवि ने कहा है कुछ पंक्तियों के लिए, क्या वो अपने आप को तैयार करें, एम्पैथाइज करें। मुझे जीवन में अगर पूछा जाए तो मुझे एक शब्द अपने जीवन में मिला जो मुझे हर समय प्रेरणा देता है, सब कुछ स्वीकार कर, सिर्फ एक शब्द, एम्पैथाइजिंग। कि अगर हर बहू ये समझ ले कि मुझे भी सास बनना है, हर माँ ये समझ ले कि ये बेटी मैं भी थी कभी, और हर बेटा ये समझ ले कि मुझे भी बाप और दादा बनना है, मैं समझता हूं हर समस्या का समाधान है इसमें। सिर्फ हम सोच लें, इसकी कल्पना कर लें सही समय पर, तो किसी भी समस्या का समाधान है। मैं आपसे 10 रुपए मांगू, आप मुझे ना दे, मैं नाराज हो जाऊं। लेकिन अगर मैं ये कल्पना कर लूं कि मैं इनकी जगह होता और 10 रुपए मांगता और मैं ना दे पाता या ना देता तो कैसा होता, तो हर समस्या का समाधान है। मनुष्य को ईश्वर ने प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदर कृति बनाया, जलचर बनाए, थलचर बनाए, ये सोचकर कि ये तो मेरी सबसे सुंदर कृति है। लेकिन यह मनुष्य अपने रास्ते से भटका। कन्या भ्रूण हत्या का फैसले में एक माँ होती है, एक बेटा होता है, एक दादी होती है, एक दादा होता है, एक डॉक्टर भी होता है। कहीं ना कहीं कोई सोच सकता है, जब ईश्वर ने मानव को क्रिएट किया तो क्या वो सोच सकता था कि एक कन्या भ्रूण हत्या में इतने लोग कहीं ना कहीं शामिल होते हैं? इस कल्पना को सोचकर हम अपने आप को तैयार करें आने वाली स्थिति के लिए। यह हमारी कमजोरी है, और खासतौर पर भारत देश की। बीमा में हम विश्वास नहीं रखते। मैं बुजुर्गों को सबको कहता हूं कि जीते जी कहना ये प्रॉपर्टी मेरी है, जिस दिन मेरे प्राण पखेरु हो जाए तेरी है। लेकिन 90% माता पिता पुत्र मोह पितृ मोह किसी न किसी कारण से जीते जी अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं। चलो इससे तुम व्यवसाय में लगा दो, व्यवसाय में बेटा हर घाटा खा जाता है, या बहू घर में आ गई या बहू बेटा घर में ऐसा आ गया, कष्ट की शुरुआत हो जाती है। अब सवाल है कि ये कष्टों की शुरुआत नहीं, ये हमारे भारत की संस्कृति जो वास्तव में हमारी सुखों का कारण है, वो दुख का कारण भी है। जिन सुखों की हम कल्पना कर कर उस बेटे को पालते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं कि ये बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मंत्री बनेगा, सोनल मानसिंह बनेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, उस स्वार्थ के अंदर करते चले जाते हैं अपनी। मुझे ध्यान है कि मेरे उतारे हुए कपड़े पिताजी पहनते थे। हाँ, लेकिन मेरी भी उनसे अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि पिताजी एक लाल जूता ले आना, एक काला जूता ले आना। मैंने पहन के ठीक हो गया तो ठीक है, पसंद नहीं आया तो कहते कोई बात नहीं। ये अच्छी बात थी कि दोनों का साइज एक ही था, तो वो पहन लिया करते थे। खर्च कम करने की उन्होंने सीख दी कि बोले तुम कितना कमाते हो? मैंने कहा जी इतना। तो बोले मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, कि जो तुम खर्च करते हो उसको मैं बचत कर लेता हूँ, उससे मैं आधे पैसे में खरीद लाता हूँ, चौथाई पैसे में खरीद लाता हूँ। अब अगर ये कल्पना कर लें कि हमें भी उसी स्थिति के अंदर आना है, और ये कल्पना कर लें कि हमें आने वाले अपने आप को तैयार करना है उस सो कॉल्ड बुढ़ापे के लिए। ईश्वर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बेईमान, वो अपनी चाबी किसी को नहीं देता। अगर वो ये निश्चित कर दे कि महेश शर्मा की उम्र 50 साल है, 40 साल है, 20 साल है, वो मछली की तरह से लटका के रखता है। वो नहीं कहता कि 20 है 80 है,
अगर कह दे 50 साल है तो कह देंगे 50 तो पूरे तुम कुछ करोगे नहीं मेरा, और 51वां तुम मुझे दोगे नहीं। तो 50 साल तक वो इतना अनर्थ करेगा उस ईश्वर के साथ भी, इसलिए उसने उसको टंगा के रख दिया। कोई बात नहीं। 10 साल के बेटे को जब कैंसर होता है किसी को, तो उसकी कष्ट और पीड़ा की सोच लीजिएगा कितना बड़ा। कवि की पंक्तियां हैं बुढ़ापे के लिए कि क्यों न जीते जी उससे नाता जोड़े, आखिरी ख्वाब से पहले उसकी भाषा सीखें, बुढ़ापा तो आएगा। मित्र बनाए उसे भी जीवन की तरह, अब उसका चेहरा इतना अनजान नहीं लगेगा, उसका आना इतना बेगाना नहीं लगेगा। काश ये सोच सबकी हो, बुढ़ापा बोझ नहीं लगेगा। लेकिन सोच रख लें कि यह होगा। यजुर्वेद ने कहा है कि यदा पिपोषम मातरम पुत्रम प्रबुदितो ध्यानम इतदिगे अनिर्णम भवाम्य हतो पित्रो नममम। जिन माता पिता ने अपने अथक प्रयत्नों से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, अब मेरे बड़े होने पर वे अशक्त हो गए हैं। वे जनक जननी किस प्रकार से पीड़ित ना हो, इस हेतु मैं सेवा सत्कार कर अपने पितृ मातृ ऋण की भार मुक्ति के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूं। ये भाव जिस दिन हम जागृत कर पाएंगे, जिस सोच के साथ हम कहते हैं कि बार बार मनुष्य की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो 15 साल के बेटे का दुख होने मृत्यु के बाद भूलने में उसको 15 दिन 15 महीने लगते हैं, लेकिन 50 साल पहले किसी दी हुई गाली को नहीं भूलता हूं, किसी किए हुए अपमान को नहीं भूलता हूं। और इसलिए ईश्वर ने बड़े कुछ विधाएं रची हैं। जब जब उम्र के साथ आंखों की दृष्टि छीन लेता है, कान का सुनना कम कर देता है, इस भाव से कि ये वृद्ध भी अपने आप को तैयार कर पाए और लगे कि अगर बहू घर में गाली दे रही हो तो ऐसा लगे कि गीता का पाठ हो रहा है। कान की श्रवण शक्ति धीरे धीरे छीन लेता है। वो सेलेक्टिव सुनने की बात नहीं कर रहे कि जब बुजुर्ग से कहा जाए तो हंसी मजाक भी उड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूं, इस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूं बुजुर्गों की सेवा में। एक अस्पताल के अंदर मैंने कभी एकाध किसी से कहा कि हम नर्स रख दें। 99% लोगों ने अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान। उसने कहा क्या हम इस दुनिया में नहीं है क्या, हम नर्स नहीं रखकर अपने माता पिता की पूरी इच्छा शक्ति के अनुसार। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि भारत भूमि खास तौर पर आज भी ऐसे परिवारजन हैं, आज भी ऐसे बेटे हैं, आज भी ऐसे बहुएं हैं जो अपने परिजनों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। हमारी इस पूंजी को, इस धरोहर को हम संभाल कर रखें, सरकार के भरोसे नहीं, सामाजिक संस्थानों के भरोसे। हरिकृष्ण गुप्ता जी की जिस सोच ने आज इस रेस्पेक्ट एज को एक दिशा दी है, एक पहचान दी कि आखिरकार ये रेस्पेक्ट एज का जो सोच उस वक्त उनके दिमाग में आई होगी, आज इसको एक आंदोलन बनाने की जरूरत है। अपने ब्लेसिंग बैंक की तरह से हमें भी अपने आप को उस बूढ़े बैल की तरह से तैयार करना होगा। अपने आप को थिंक टैंक के रूप में, आपके अनुभवों के रूप में। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग, एक वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ एक ऑपरेशन थिएटर में थे। एक घटना हुई, जब वो हार्ट की सर्जरी कर रहे थे तो उससे छोटी सी नस कट गई। तो हमारे जैसे अगर युवा होते तो वो शोर मचाना शुरू कर देते, ये हो गया, वो लाओ, ये लाओ। आप समझिए उसके अनुभव ने 30 सेकंड लगे उसको, ये उनके चेहरे के खाली भाव ने उनके सामने की नर्स समझ गई कि कुछ हो गया है, क्या करना है वह भी हो गया। 3 मिनट थे उस डॉक्टर के पास उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन अनुभव था 30 साल का। यह अनुभव हमें बहुत सारी जगह बचाता है। यह अनुभव हमारी पूंजी है। इस अनुभव को हम किस तरह से एक थिंक टैंक के रूप में उपयोगी बना सकें, अपने आप को इस हीन भावना के साथ नहीं कि अब तो मैं बेकार हो चुका हूं, आप इस भाव के साथ कि मैंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, मैंने इस षष्ठ की रचना की है। षष्ठ की जननी के रूप में माँ और बाप होते हैं हमारे सामने, तो मेरा भी बहुत कुछ है इस समाज पर, मेरा भी बहुत कुछ है इस बेटे पर, बेटी पर। और ये भाव अगर हम उसे शुरू से, पहले दिन से देना अगर शुरू कर दे परिवार के अंदर,
तब लोग स्वीकार करने लग गए। आज से 10 साल पहले एक भाव शुरू हुआ था, बेटा बेटी शादी होने के बाद पहले दिन से एक ही धुन शुरू हो जाती थी, अलग होना है। फिर उन्होंने देखा आया मिल जाएगी, आया फिर वो नशे की दवा बच्चे को पिलाएगी, फिर टीवी पे कैमरे में रिकॉर्ड होके आएगी कि देखो बच्चे को आया क्या कर रही है, नर्स क्या कर रही है, नौकर क्या कर रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो ये घर का बुजुर्ग ही अच्छा था। मान सम्मान खाली सवेरे बाबा को राम राम कर लो। हमारे यहाँ कहावत है कि 3 लोग बड़े सस्ते में मन जाते हैं, हिंदुस्तानी भगवान, हिंदुस्तानी बुजुर्ग और हिंदुस्तानी पत्नी। हिंदुस्तानी भगवान को 11 रुपए का प्रसाद आप बांट दीजिए, 11 रुपए के प्रसाद में उससे 1 लाख रुपए की लॉटरी निकलवा लीजिए, कह दीजिए कि मैं IAS के इम्तिहान में पास कर दे मुझे। हिंदुस्तान का भगवान पड़े 11 रुपए 101 रुपए में मान जाता। हिंदुस्तानी बुजुर्ग को आप सब कुछ गलती कर लीजिए, कितनी गलतियां कर लीजिए, आखिरी में कहे बाबा प्रणाम, पाँव छू लीजिए तो सब माफ। और हिंदुस्तानी पत्नी के खाने के बाद तारीफ कर दीजिए तो समझो सब माफ, अपना खाना भी छोड़ देगी। लेकिन हम नालायक, सब कुछ कर लेंगे, हिंदुस्तानी पत्नी की कमियां ढूंढ लेंगे लेकिन तारीफ नहीं करेंगे। उस मामले में खास तौर पर हिंदुस्तान के मेल माइजर हैं, बहुत कंजूस। मैं उनको भी ये सुझाव देता हूं कि हम अपनों का सम्मान के साथ साथ उनकी प्रशंसा भी करें। आज जो एक प्रयास किया गया है कि अपने उन लोगों को हम सम्मान दें, मैं समझता हूं ये दैवीय कार्य है, दैवत्य का रूप है। मनुष्य के जो सारी शक्तियां हैं उनमें से दैवत्य शक्ति में से एक है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। और मैं चाहूँगा कि भारत के संस्कृति मंत्री के नाते आदरणीय योगेंद्र नारायण जी, गिरीश जी, मुझे भी कभी कुछ किस तरह से इसको हम एक आंदोलन बना सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह से उपेक्षित ना हो, वो इस समाज का, इस परिवार का हिस्सा बने। इसके लिए मैं जो भी कुछ कर सकूँगा इस संस्थान के माध्यम से, गिरीश जी आप संकलित कर मुझे दें, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे आपसे बीच में से निकलना पड़ेगा क्योंकि PMO में एक मीटिंग है करीबन। आपसे बहुत बहुत प्रणाम, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का हर पल बड़ा उर्वर है। अभी अभी आपने एक विचार की पौध लगाई कि अपने आप को विचार और मन के स्तर पर हम ठीक कर लें तो अनेक समस्याएं अपने आप समाधान पा लेगी। अब डॉक्टर साहब को दूसरी मीटिंग की ओर जाना है, लेकिन हम सब की इच्छा है कि हमारे सारे अवॉर्डीज़ डॉक्टर साहब की उपस्थिति में अलंकृत हो। मैं सभी के नाम ले रही हूँ, कृपया अवार्ड लेने आएँ। सोनल मानसिंह जी, स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी, प्रोफेसर RP ढोकालिया जी, प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा खन्ना जी, श्री रामनिवास जी जाजू, डॉक्टर OP गुप्ता जी, डॉक्टर राम भोज जी, श्री RN ग्रोवर जी, मिसेस किरण चोपड़ा जी, मिस्टर एंथोनी राजू जी। निकल रहे हैं।
मैं किरण जी का ध्यान चाहूँगी कि आजकल अनेक घरों में वृद्धों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिम के अनेक देशों में वृद्धाश्रमों में निरंतर बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन बुजुर्गों के अपमान को, इनके कष्टों को, इनकी अवहेलना को समझकर इसका निराकरण करने वाली शख्सियत का नाम है श्रीमती किरण चोपड़ा जी। आपने बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझा है। जीवन में क्यों शेष विषाद रहा, जीवन में क्यों शेष विषाद रहा, ये खंडहर ही था कभी रंग महल, जिसमें थी कभी मादक चहल पहल। लगता है यह खंडहर जैसे कभी आबाद नहीं था, जीवन में क्यों शेष विषाद रहा। जीवन में थे सुख के दिन भी, जीवन में थे दुख के दिन भी, पर हाय हुआ ऐसे क्यों, सुख भूल गया दुख याद रहा, जीवन में क्यों विषाद रहा। इस विषाद को हर्ष में बदलने के लिए किरण जी ने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का निर्माण किया है, जहां मैंने देखा है बुजुर्ग खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रैंप वॉक भी करते हैं और दिन भर क्रिया में रत भी रहते हैं। एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ प्रोफाइल किरण चोपड़ा जी का मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं मंच पर आसीन सभी से निवेदन करूँगी कि कृपया प्लीज़ वी हैव टू रेज्यूम द प्रोग्राम। Mrs. Kiran Chopra, founder chairperson of Varish Nagrik Kesari Club, is an entrepreneur, educationist and a humanist to the core. Her education and upbringing helped her to grow as a cultured individual, full of care, love and compassion for others. Coming from a distinguished family of great martyrs, late Lala Jagat Narayan ji and late Shri Romesh Chandra ji, she is the wife of Shri Ashwini Kumar, senior journalist and resident editor of Punjab Kesari newspaper, and also MP from Karnal, who is known for his free, frank and fearless writings. She has been associated with various social activists. As a humanist, she believes in helping others, those who need it most. As founder chairperson of Varish Nagrik Kesari Club, established under the aegis of Riddha Kesari Romesh Chandra Trust, she is the main spirit and strength behind this organization. As a devout champion of seniors' rights for their upliftment and a cheerful living, she is working hard to maximize Varish Nagrik Kesari Club's efforts in areas of moral, cultural and social development besides health. The introduction of a unique concept for the first time in India of adaptation of senior citizens by the individuals, families, has been a benchmark of the Varish Nagrik Kesari Club, which is a successful initiative of Mrs. Kiran Chopra. Mrs. Kiran Chopra, as an educationist par excellence, is the founder head of JR Media Institute, which with a vision has started academic courses in the fields related to media, being unique, imparting professional skills clubbed with practical experience. She has also authored following books: Ashirwad in Hindi with its English version as Blessings, Jeevan Sandhya, Zindagi Ka Safar, Aaj Aur Kal, to be released soon. कदमों की धूल नहीं, माथे की शान. Not the dust of the steps, but glory of the forehead is her motto and mission, to which she is fully devoted and dedicated and propounding the same. She is also a member of National Council for Older Person, constituted by Ministry of Social Justice and Empowerment. As a social activist, she has been bestowed with a number of awards. I read out from the list a few of them. Surya Datta Lifetime Achievement Award in Social Work Sector 2015 by Surya Datta Group of Institution Pune. International Award for Social Creativity 2015 from India Books of Records. Top Women Entrepreneurship Award 2015 by Bharat Nirman Organization. Women Entrepreneur Delhi Award 2014 by Government of NCT of Delhi. International Women's Award 2013 by Indian Council for UN Relations. Rajiv Gandhi Award Social Activist of the Year 2012 by G Business Award. Shyam Ratan 2006 by Senior Citizens Association Ghaziabad UP. Manav Seva Prerna Award 2006 by Physically Handicapped Welfare Society. Lifetime Achievement Award by Human Care Charitable Trust and many more. जीवन के अंतिम चरण में खुशहाली लाने वाली बुजुर्गों की परी श्रीमती किरण चोपड़ा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर अपने कुछ अनुभव हमारे बीच बांटें और हम सभी को प्रेरित करें। मंच और इस सभागार में सभी युवक और युवतियां जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप हैरान होंगे, मेरे लिए बुजुर्ग युवक युवतियां हैं, इसलिए अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिएगा। कहीं आप सोच रहे होंगे कि मेरी नज़र कमज़ोर है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं आपको युवक और युवतियों की नज़र से ही देख रही हूँ।
बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सोनल मान सिंह जी ने कहा कि लोग वृद्ध होने से घबराते हैं। आप आइए, मेरे क्लब में आइए, चलकर देखिए। लोग वेट करते हैं कि कब हम 60 को पार करें, क्योंकि उनके लिए इतनी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी एंजॉयमेंट है, इतना व्यस्त रहने का है, इतना सीखने को है कि वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो 60 साल के हों। और महेश जी ने कहा, हमारे मिनिस्टर ने कहा कि हमारे देश में हमारे भगवान, माता पिता और पत्नी बहुत जल्दी मान जाते हैं। ये जल्दी नहीं मानते, ये बहुत बड़ा दिल रखते हैं। जैसे हमारे माँ बाप रखते हैं ना, बच्चों की कोई गलती को इग्नोर करके सोचते हैं कि हम अनुभवी हैं और ये बच्चे हैं, वैसे ही हमारे इंडिया के लिए हमारे भगवान हैं। पत्नी भारतीय नारी है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से जो अवगत है वो अपने पति को माफ़ करती हैं। और माता पिता जिनको कहा है कि बहुत जल्दी मान जाते हैं, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति। मैं लगभग, मेरे क्लब के 28,000 मेंबर हैं और मेंबरशिप फ्री है। मैं लोगों में ये भावना जगा रही हूँ, एक मूवमेंट चलाई हुई है, एक सामाजिक आंदोलन चलाया हुआ है कि जो माता पिता हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कदमों की धूल नहीं, माथे की शान है। आओ चलें उनके साथ जिन्होंने हमें चलना सिखाया। तीनों वर्गों के लिए काम करती हूँ, ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। पर एक बात मैं अवश्य कहूँगी कि मैं बुज़ुर्गों के लिए भी काम करती हूँ और लड़कियों के लिए, नीडी लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ और बच्चों के लिए भी करती हूँ। सम्मानित मंच, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने डिफरेंस देखा, ये भी बड़े दुख की बात है कि अगर मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ तो, लड़कियों के लिए कर रही हूँ तो किसी को कहती हूँ कि आइए इनकी सहायता कीजिए, 1 सेकंड नहीं लगता। उनको लगता है ये पुण्य का काम है, कन्यादान करना, बच्चे को बड़े होते देखना, ये पुण्य का काम है। और अगर मैं लिखकर, बोलकर ये बोलती हूँ कि आइए, बुज़ुर्ग डायलिसिस पे है, बुज़ुर्ग को ज़रूरत है, 80 ईयर का बुज़ुर्ग है, इसको कैंसर है, तो बहुत सोचते हैं लोग। वो सोचते हैं ये बुज़ुर्ग है, इसको आराम से जाने दिया जाए, ये अपना जीवन जी चुका है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए काम कर रही हूँ और मैक्सिमम जो मेरा काम है वो बुज़ुर्गों के लिए है। क्योंकि आपको मालूम है, मैं पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से हूँ, जो निस्वार्थ और देश के लिए काम करता है, जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं उसको देखता है। और सामाजिक समस्याओं को देखते देखते मैंने जाना कि बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए सब आगे आते हैं। एक ऐसा ये वर्ग है जिसके लिए कोई भी आगे नहीं आता। महेश जी ने कहा कि वो बेटा जब बाप बनता है, बिल्कुल सही बात है। बहू तब समझती है जब सास बनती है, बेटी तब समझती है जब माँ बनती है, बेटा तब समझता है जब खुद पिता बनता है। तो उसके लिए बहुत समय होता है और जब वो समझते हैं तो दुनिया बहुत बदल चुकी होती है, परिवार बदल चुके होते हैं। मेरा अपने भारत पे, अपनी भारतीय संस्कृति पे, अपने भारतीय परंपराओं पे बहुत यकीन है, जो हमारी देशों विदेशों पे जानी जाती हैं। क्योंकि हमारा देश श्री राम और श्रवण का देश है, तो हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। हमारे देश में ज़रूरत है बुज़ुर्गों का सम्मान करने की, उनको प्यार देने की, उनके लिए एक्टिविटी सेंटर्स खोलने की, क्योंकि वो व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे। और एक और बात बुज़ुर्गों को, जैसे कि आपने कहा कि मैंने पुस्तकें, आपने अभी सुना, मैंने पुस्तकें लिखी हैं जो अपने अनुभव से लिखी है, कोई उसमें हिस्ट्री नहीं है, कोई कहीं से ली गई बात नहीं है। जो मैंने अपने 14 साल के एक्सपीरियंस, 14 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, मैंने अनुभव से जाना है कि बुज़ुर्गों के साथ क्या होता है। बुज़ुर्ग
बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, बच्चे बुजुर्गों के लिए क्या सोचते हैं, वो उन पुस्तकों में मैंने उतारा है। अपनी तरफ से एक अनूठा प्रयास किया है, एक अनूठा प्रयत्न किया है कि नई और पुरानी पीढ़ी को जोड़ने का। उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बुज़ुर्ग की अपनी कहानी होती है, चाहे वो इंडियन बुज़ुर्ग हो चाहे विदेश का बुज़ुर्ग हो। पीड़ा 3 तरह की होती है, तन, मन और धन। तन इस टाइम जवाब दे रहा होता है, मन अपने बच्चों से या समाज से उदास होता है, धन जिसके पास धन है वो भी इनसिक्योर है अपने बच्चों से या घर के नौकरों से, अगर नहीं है तो वो भी इनसिक्योर है। तो प्रॉब्लम सब जगह एक जैसी है, पर विदेशों में बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं, पर हमारे इंडिया में नहीं है। मैं आपकी संस्था को मुबारकबाद देती हूँ। मैं सोचती थी कि मेरी संस्था इतनी पुरानी काम कर रही है, आप तो मेरे से 3 गुना की उम्र के ज़्यादा पुराने निकले हैं। बहुत मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये काम करने के लिए ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए, बड़ी सहनशीलता चाहिए, बड़ा मन उदार चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि एक ये ऐसी निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ भावना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको आशीर्वाद मिलते हैं। अगर आप बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए काम करते हो तो ये आज हॉल भरा होता, उसमें वाहवाही के बहुत लोग हैं। अगर ये लोग हैं जो आज हैं कल नहीं हैं, 14 साल हो गए, कई लोग बिछड़े, कई लोग नए आए, बहुत ही इमोशंस का काम होता है। जब इनके कार्ड वापस आते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मुश्किल होता है। और बुज़ुर्गों के लिए, नीडी बुज़ुर्गों के लिए मैं वर्ल्ड में मैंने एक प्रथा चलाई है, अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन, कि आओ इनको अडॉप्ट करो, इनके खाने और दवाई का खर्च दो, इनको अपने घरों में ही रहने दो। तो बहुत से बुज़ुर्ग को अडॉप्ट किया जाता है। तो बहुत से जो अच्छे लोग हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि प्रभा जी ने बताया कि रैम्प वॉक भी करते हैं और गाने भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए। और इतना उनमें आत्मविश्वास है कि वो किसी से कम नहीं है। उनको मैं कहती हूँ कि आप ज़िंदगी के हर पल को जिए। अपनी संस्था द्वारा मैं उनको बताती हूँ कि इस उम्र में आपको तैयार होके रहना है, स्मार्ट बन के रहना है। एक मेरा फंक्शन था, उसमें रैम्प वॉक था, तो रितु बेरी ने डिज़ाइन किए थे फंक्शन उनका, क्योंकि इनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करती हूँ। तो एक मेरी 86 ईयर की आंटी का ब्लाउज़ गुम हो गया, तो उनको हमने बोला कि आप दूसरा ब्लाउज़ ले लो। कहते नहीं, मुझे तो वही चाहिए। हमने कहा इस ब्लाउज़ में क्या था? कहते उसके पीछे कुछ नहीं, मुझे तो वही पहनना है। तो इनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं जो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी महेश जी की तरह, मिनिस्टर जी की तरह लंबा ना बोल जाऊँ और हमारे जो वो अवार्ड लेने वाले हैं वो देखते रह जाएं। तो मेरे पास बहुत सा अनुभव है, बहुत सी बातें हैं शेयर करने के लिए, पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अवार्ड लेने आए हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा कि जल्दी से अवार्ड लें और कुछ अपना वर्ड बोलें। तो मुझे कभी कहीं और मौका मिलेगा तो मैं आपसे बहुत सी बातें साझी करूंगी जो कभी आपने इमेजिन भी नहीं की होंगी। इसी के साथ सम्मानित मंच को भी धन्यवाद मुझे पेशेंस से सुनने का, और आप सबको भी धन्यवाद। आपसे विदा लूँगी। महेश जी मिनिस्टर, उन्होंने पीएमओ मीटिंग में जाना था, मैंने ज़रूरतमंद लड़कियों को पैसे बांटने के लिए जाना है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। धन्यवाद। जय हिंद। अभी तक किरण जी ने 60 वर्षों का वसंत नहीं देखा है। ये 50 से 60 की यात्रा के बीच में है, लेकिन इनके काम कुछ इस प्रकार के हैं, जो ये समाज की सेवा कर रही हैं वह इस प्रकार के हैं कि हम इंतज़ार नहीं कर सके कि 60 वर्ष के बाद आपको ये अवार्ड दिया जाए। हमने अभी इसी समय इनको इसके लिए चुना है। यह हमारा सौभाग्य है कि संस्था आरपी ढोकलिया जी को सम्मानित करने जा रही हैं। प्रोफेसर सोमदत्त दीक्षित से निवेदन है कि वे ढोकलिया जी का परिचय दें। प्रोफेसर सोमदत्त दीक्षित जी। आदरणीय मंच और इस सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, मुझे ये पावन कार्य सौंपा गया है कि मैं यहाँ पर उस व्यक्ति का परिचय दूं जो अपने जीवन के 10वें दशक में चल रहा है, और उनका नाम है प्रोफेसर रमा पी ढोकलिया।
सबसे उधर कोने में बैठे हुए हैं। प्रोफेसर ढोकलिया ने बहुत लंबा जीवन काल सौंपा है, जिया है, और हमें आज भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर वृद्ध भी हो जाओ तो बैठो इसी तरह से अकड़ कर, इस पोस्चर में अगर रहोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे। तो ये शिक्षा आज भी वो दे रहे हैं। वो MA LLB हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, PhD उन्होंने की है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK से, और 1925 में जो व्यक्ति पैदा हुआ था वो आज भी यही शिक्षा दे रहा है कि शानदार था भूत, भविष्य भी महान है। शानदार था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। तो वर्तमान में स्वयं स्वस्थ रहना है और नई पौध को ये शिक्षा देना है कि तुम भी स्वस्थ रहो। जो व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा, जो मस्त रहेगा वो चुस्त रहेगा, जो चुस्त रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। इसकी शिक्षा प्रोफेसर ढोकलिया हम सबको दे रहे हैं। MA पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद उन्होंने तमाम पुस्तकें भी लिखी हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पर, ह्यूमन राइट्स और लीगल तथा पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर। For more than 60 years, he has been writing books for the benefit of the coming generations. इनके कैरियर में टीचिंग कैरियर 1949 से शुरू किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी उसी वर्ष में पढ़ाना शुरू किया था, और विजिटिंग प्रोफेसर वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर दूसरे देशों में भी। और इस वक्त सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के 1985 में वो रिटायरमेंट के बाद उसके सेक्रेटरी जनरल बने थे, और ऑनररी कंसल्टेंट विद द दलाई लामाज तिब्बतन पार्लियामेंट्री पॉलिसी रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली फ्रॉम 1992 to 2000, और NCERT में रिसर्च ऑफिसर भी रहे, और भी उन्होंने तमाम हर तरह की ड्यूटीज़ दी हैं इस देश में। उनकी जो कुछ पुस्तकें हैं उनमें से कोडिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रिटन इन 1970 by Manchester University Press UK, and International Law in Transition 1992 by Nishoff Holland, International Court in Transition, Essays on Human Rights in India. तो वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज and responsibilities, the most important thing for the modern India. Unless and until we go into human values and become better human beings, we cannot lead the world. विश्व गुरु भारत नहीं बन सकता है जब तक मानव मूल्यों को अपने आचरण में ना उतारे। वो उसकी शिक्षा आज भी दे रहे हैं, और उनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं उनमें है Title of Unique Jurist of India, the great son of the soil, awarded the Lifetime Achievement Award for outstanding achievements in the field of education, and Ambassador for Peace, titled by the International Federation of World Peace, South Korea, for his contribution to promotion of human values and interfaith understanding and harmony. और आज इस सभागार में उनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है तो वो वसुंधरा रत्न हो गए हैं। इन शब्दों के साथ मैं
तो कालिया जी से निवेदन है कि वे अत्यंत संक्षिप्त में अपने कुछ संदेश हमें दें। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और ये आशा करता हूं कि आज आपने जिन महान वक्ताओं को सुना और उनमें जो आपको प्रेरणा दी वो आप हमेशा याद रखेंगे। एक तो मैं इस सम्मान के प्राप्त करने के पहले मुझे याद आता है मार्क ट्वेन ने कहा था, इट इज़ बेटर टू डिज़र्व and have honors it is better to deserve and have honors rather than have honors without deserving. मुझे जब ये सम्मान के घोषणा का पता लगा तो मुझे यह आभास हुआ कि मैं इसके योग्य नहीं था। मैं इस रूप से कह रहा हूँ, कीड़े किताब के, मैं तो किताब का कीड़ा रहा हूँ और किताबों से ही मेरा व्यवहार हुआ है और अभी भी मैं किताबों में ही रहता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और जिसने अपना श्रेष्ठतम मुझे दिया है। मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि मुझे महान शिक्षक मिले जो मुझे प्रेरणा देते रहे और जिस स्थान पर मैं आज पहुँचा हूँ उसका सारा श्रेय उस विश्वविद्यालय को है जो किसी समय एशिया का ऑक्सफोर्ड कहलाता था। मुझे याद है कि जब उस ज़माने में ये एडवर्टाइजमेंट और इंटरव्यू वगैरह का समय नहीं था, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमरनाथ झा थे, आप में से कुछ जानते हैं, और वो जो निश्चय कर देते थे वही फाइनल होता था। वो जो है हर सारी यूनिवर्सिटी के विभागों के कौन कौन क्या क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी रखते थे। एक दिन मुझे बुलाया कि भाई ये अंग्रेज लोग तो जा रहे हैं, जगह खाली हो रही हैं, आप लेक्चरर बनना चाहेंगे? मैंने कहा साहब मैं तो यहाँ इसलिए आया था घर से कि यहाँ पर IAS और ICS और ये सब बड़े बड़े लोग बनते हैं सारी। अच्छा सोचो, 1 हफ्ते में जवाब दो। 2 या 3 दिन बाद मैंने सुना कि डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बाद में प्रेसिडेंट बने और वाइस चांसलर थे BHU के, वो आए इलाहाबाद में और हमारे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के राणा डे थे, प्रोफेसर राणा डे। और मैंने देखा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जमीन पर साष्टांग लेट के उनको पढ़ा। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतना बड़ा आदमी राधाकृष्णन और राणा डे साहब जो इतने छोटे से थे, धोती पहनते थे, पगड़ी बांधते थे और बड़े फिलॉसफी के विद्वान थे, लेकिन साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे दिन मैं झा साहब से मिला कि मैंने निश्चय किया है कि आपका जो ऑफर है उसको स्वीकार करूँ। क्यों, क्या हो गया इतनी जल्दी? मैंने कहा साहब मैंने ये देखा, अद्भुत है, मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। संगीत में अवश्य गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन और क्षेत्रों से ये परंपरा खत्म ही हो गई। तो उन्होंने कहा नो यंग मैन, रिमेंबर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टीचर्स। मोस्ट ऑफ टीचर्स आर ब्रेड अर्नर्स। बनना चाहते थे दरोगा, बन गए टीचर, और टीचर बन के दरोगाई करते हैं, मारपीट करते हैं। दे आर वेज अर्नर्स। देन दे आर टीचर्स, गुड टीचर्स who teach very well and enable students to pass examinations. They are sometimes remembered. Then there are excellent teachers who create an interest in the subject which teach. A subject is good or bad,
because of teacher. If he is good teacher, he is excellent teacher, he will create interest. But above all, there are extraordinary teachers who not only teach the subject, but also enable students to have glimpses of wisdom, how to live life, art and science of living life. Radhakrishnan is of that category. This was imprinted on my mind. और मैंने ये कोशिश की हमेशा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ अपने विद्यार्थियों को दूं। इसलिए मैं किताब का कीड़ा बन गया। पुस्तक से ज्यादा अच्छा दोस्त कोई और हो नहीं सकता। एक अच्छी पुस्तक 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है। एक सच्चा मित्र एक लाइब्रेरी के बराबर। पुस्तकें हमको रोशनी देती हैं, जीवन के उतार चढ़ाव में कैसे जीवन जिया जाए इसकी शिक्षा देते हैं और उसको उसके अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आप देखते हैं, मैं हालांकि ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ लेकिन मुझे यंग लोगों से, लड़के स्टूडेंट्स, बच्चों से बड़ा प्रेम है। जब भी मुझसे मिलता है, बुलाता है, मैं अवश्य जाता हूँ सब काम से, क्योंकि उनसे मुझे जवानी का जोश मिलता है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। उनके साथ मैं खेल सकता हूँ, हंसी मजाक कर सकता हूँ, जो मैं औरों के साथ नहीं कर सकता। तो समय की सीमा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पुराने ज़माने की बड़ी तारीफ करते हैं, वर्तमान को कंडेम करते रहते हैं, भविष्य का पता नहीं। मेरे लिहाज से आज जैसा समय है मानव इतिहास में कभी नहीं था। विज्ञान ने जो आज हमको सुविधाएं दी हैं उसका आनंद लेना चाहिए। वर्तमान ही जीवन है, कल का भरोसा नहीं है। जो गया कल है वो आएगा नहीं। इसलिए जो वर्तमान में छेद ढूंढना, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, नेता ये कर रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, इस पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अच्छे, जैसे आपने ये काम किया, कभी न टीवी पे आया न किसी अखबार में आया। हमको थाली में परोसा जाता है गंदगी, हमारे ऊपर है उस गंदगी को स्वीकार करें न करें, लेकिन मानसिकता बनाने का बड़ा खराब है। ये मानसिकता निगेटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आवश्यक है। अच्छाई बहुत देखना चाहिए चारों तरफ। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि हम ये कोशिश करें कि आज का विज्ञान जो हमको दे चुका है उसका सदुपयोग कैसे करें। नथिंग इज गुड और बैड, इट इज थिंकिंग विच मेक्स इट सो। विज्ञान हो, डेमोक्रेसी हो, आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल, सबका दुरुपयोग हुआ है, धर्म का दुरुपयोग हुआ। हमारे सामने बड़े बड़े आदर्श हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं और थिंकर्स ने दिए हैं। उन सब आदर्शों को स्वार्थी व्यक्ति अपने लेवल पे ले आता है। जो डिसर्निंग लोग हैं, थिंकिंग पीपल है, वो अपने को उस लेवल पे उठाना। लिहाजा ये कोशिश करना, गिरना तो बड़ा आसान है, कोई गिरने की ट्रेनिंग नहीं है, उठने की ट्रेनिंग है, ऊपर जाने की ट्रेनिंग है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मैंने ये सब आपसे इसलिए कहा, ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको अपने जीवन का आनंद लेने का पूरा भरसक प्रयत्न करना चाहिए। बूढ़े, यंग, जवान, सबको ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आनंद बांटना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आनंद का हमको फंडामेंटल राइट है और इसको ध्यान में रखते हुए
हमको जीवन के आनंद के लिए ऐसा सोच बनाना चाहिए जो पॉजिटिव है। आपको बहुत धन्यवाद, आपने शांति से मुझे सुना। मैं तो तैयार ही नहीं था कि यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन अब बोलना पड़ा तो कुछ न कुछ कहा। इतने अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी बातें कहीं, मुझे इसका कोई तजुर्बा पब्लिक सर्विस का तो है नहीं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक साधारण रूप में प्रकट हुआ हूँ। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे अपनी आशीर्वाद देने का तो है, आशीर्वाद दें कि मैं अपने समय का सही। धन्यवाद। हमारे सभी अवॉर्डीज़ के जीवन इतने समृद्ध रहे हैं कि घंटों घंटों भी यदि हम उनके अनुभव सुनेंगे तो कम है, लेकिन यह मानव की नियति है कि वह समय के साथ चलें। मैं सभी करबद्ध प्रार्थना से, मैं सभी अवॉर्डी से निवेदन करूंगी कि गागर में सागर की युक्ति को ध्यान में रखकर अत्यंत संक्षिप्त में हमें अपने जीवन के अनमोल मोती बांटें। प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा खन्ना जी को सम्मानित करने हमारा मंच आस्थावान है। आपका परिचय देंगे साइंटिस्ट श्री SP कपूर जी। Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I feel honored to introduce Professor Pushpa Khanna, who has invented the medicine to cure diabetes. She has extracted an active molecule from seed of Karela. The drug has been patented in 15 countries like USA, UK, Canada, China, India and so on. This is a sublingual drug which not only controls diabetes but also regulates the high blood pressure to maintain good general health. Presently, this drug is being manufactured in China, Malaysia and Indonesia and marketed the world over by Live On Company. The drug has been approved by American National Institute of Health, which is called USNIH, and applauded by more than 200 international scientists. Professor Khanna has also been awarded the title named the Dame of Justice by Sovereign Order of Knights of Justice of UK in the year 2006. This award was followed by 39 more international awards from UK and USA. She is also the founder member of Foundation of Esteemed Intellectuals of UK. She did her doctorate and postdoctorate from USA. She has written 3 books and 130 research papers. 30 students have done their PhD under her ever guidance. Please give her a round of applause. 3 cheers for Pushpa Khanna. Thank you very much. Dignitaries on the dais. First, I will like to thank the organizer for inviting me for this event. I am not an orator. I have been teacher for 35 years and also industrialist for 11 years. And then I am the author also. I have invented this drug at my house, having experience of 35 years of research. And I have installed a factory for 11 years in Gurgaon, made a website. I was invited by China, Malaysia, Indonesia, Australia, launched the product and also synthesized in my country. But I won't say much about that. No Indian company came forward. Although the product has already been approved by USNIH, because pharmaceutical companies, they are very susceptible to accept a competitive drug which is better than insulin and which is better than chemicals that are being used at present. This rejuvenates the pancreas. You won't find any drug which can multiply or rejuvenate the organ.
but this is the one, and it has been approved by now. And I think I am now trying for a small industry to be called from some people who will unite in this, because now I won't start a new this factory or manufacturing unit, because I should think that I am now 88 years old. When this invitation came, there was written Vrad. I thought I am not old. Why do you call me old? I will still work for 10 years and will contribute the more products for the human consumption. So I thank you all for listening to me, and I wish all the best for all of you. आशीर्वाद देती हूँ सबको पे अच्छा काम करो. Thank you, Dr. Sir, for sharing your valuable thoughts with us. यह संस्था के लिए गौरव की बात है कि उद्योग, कला, साहित्य की विभूति श्री रामनिवास जी जाजू को सम्मानित करने जा रही हैं. आपका परिचय देगी श्रीमती आभा माहेश्वरी. पिताजी को पुरस्कार मिल रहा है. आज यहाँ पर आकर उनकी युवावस्था में लिखी हुई 4 लाइनें मुझे याद आ गईं. तो फॉर्मली आदरणीय मंच, उपस्थित युवतियों, महाजनों, उन सब के पहले मैं वो 4 लाइनें सुनाती हूँ. दौड़ने वालों, अकेले नहीं, औरों को साथ लेकर दौड़ो. घोड़े पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो. अकेले दौड़ोगे तो अकेले पहुंचोगे, फिर जीत की दास्तान किससे कहोगे. दौड़ने वालों, अकेले नहीं, औरों को साथ लेकर दौड़ो. My father had written these lines when he was very young. उनके हृदय में संवेदनशील कवि की रसधार है, जो कि उस समय भी बुजुर्गों के लिए, पीछे छूट जाने वालों के लिए ये कविताएं और ये रचनाएं कर सकी. रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा पुरस्कृत हर व्यक्ति ईश्वर का बहुत चुनिंदा, पसंदीदा जवाहरात है. इसीलिए मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ. And my father has been selected in the field of education and literature. Education के लिए जो इन्हें अवार्ड मिला है, इनकी ये यात्रा पर्सनल से यूनिवर्सल तक की है. बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था में घोर संघर्षों में पलते हुए पहले आपने अपने आप को शिक्षित किया. पिलानी में बीए के स्टूडेंट थे, तब एमए की क्लासेस लिया करते थे, और फिर पिलानी से गोल्ड मेडलिस्ट होकर के अपनी जीवन यात्रा चालू करी. जब बिरला जी के आदेशाधीन आपको दिल्ली कलकत्ता की कुछ विद्यालयों को संवारना, संभालना और सुधारने का कार्यभार दिया गया, तो आपने बड़े मनोयोग से इन सभी संस्थानों को आगे बढ़ाया. And he took the education much beyond the textbooks. He wanted all-round development of the students. He used to take sessions of the teachers and students for the best performances.
any activity that happened during his time with the educational institutions, it used to be like the world-class opera, because he always believed in the best performance. He was passionate about discipline and perfection. He was the pivot of those institutions, be it Vidyaniketan or BIMTech. कुछ समय बाद जब बाबूजी ने इन स्कूलों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, he felt responsible for the soil of his village. उनका सपना था कि गांव का कोई भी युवक शिक्षा के अभाव में बेरोजगारी से ना जूझे, और इनमें क्षमता थी अपने सपनों को साकार करने की। आज के 20 साल पहले ही इन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव पीसांगन में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण किए। वहां से गांव के साधारण युवक तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में कई बुलंदियों को हासिल करने लगे। उसके बाद आपने अजमेर में नर्सिंग स्कूल खोला, आने वाली पीढ़ियों और बालिकाओं के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। कोई भी एक्टिविटी हो, ये सारी एक्टिविटीज़ सभी विद्यालयों में उनके एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के बावजूद की हैं। उसके बाद शिक्षा स्वयं के लिए, शिक्षा समाज के लिए, शिक्षा वर्तमान के लिए और शिक्षा भविष्य के लिए, ये सारी तैयारियां करके और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो दृढ़ संकल्प और मनोबल से उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो सचमुच आपके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और आज राय इंटरनेशनल ने शिक्षा के क्षेत्र में आपको पुरस्कृत किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चला अकेला, बढ़ा अकेला, थकने पर भी खड़ा अकेला, कई बार हो चुकी परीक्षा, हर मुश्किल से लड़ा अकेला। कविवर हैं श्री रामनिवास जी जाजू। The other field for which he is being awarded is literature. बाबूजी का सच्चा परिचय देंगी उनकी ही रचनाएं। लिटरेचर के फील्ड में कई स्तर पर आपका योगदान है। सृजन, संपादन, संचालन और स्नेह मिलन। आज शुरू से ही जिस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि बुजुर्गों को साथ लेके चलना, हमारे घर पर हर समय कवियत्रियों का, कवियों का त्रिवेणी संगम लगा रहता था और अपनी कला के क्षेत्र में बुजुर्गों के प्रति इतना मधुर व्यवहार भी तो इस क्षेत्र की जड़ों को सींचता है। कविता संग्रह बाबूजी के रहे, भावों की भीख, प्यास बढ़ती ही गई, घटनाओं के मध्य में फूलों का हो रहा हवन, आप आनंद लेते ही जाइए। ये तो इनके कविता संग्रह हैं। आपने इनसाइक्लोपीडिया जैसी कला और साहित्य के क्षेत्र में अच्छी पुस्तकों का संपादन किया। नाद निनाद श्री और सुरभिका, गद्य में मरुभूमि का वह मेघ, स्वांतः सुखाय। All this literature, all this treasure of Babuji, you will get by the click of a button. Visit him at www.ramnivasjaju.com. पिताजी के घर आंगन में साहित्यकारों का जो संगम लगा रहता था, उसी के आगे बढ़ कर के और उसी की ऋचाओं और आशीर्वादों से
जो पेड़ सींचा गया है, आज हमारे देश के कई शिरोधार्य साहित्यकारों के आशीर्वचन उन्हें मिले हैं। भगवती सदैव आप पर प्रसन्न रहें। आपकी वाणी में सरस्वती है, आपकी लेखनी में शारदा, आप सदैव संपन्न रहें। प्रणाम प्रणाम, शत शत प्रणाम। मंच पर विराजमान विशिष्ट जनों और मेरे अन्य सम्माननीय महानुभावों, इस प्रकार की सभा गोष्ठियां देखना, उनका संचालन करना और उनमें खड़े होकर कुछ कहना, ये मेरे जीवन की रक्त धारा है। उन्नीस 1948 में सबसे पहले पिलानी में मैंने उस समय बच्चन जी को, देवराज दिनेश को, शिवमंगल सिंह सुमन को बुलाकर रात के 7:30 बजे आयोजन शुरू कराया, जो सुबह 8:30 बजे ख़त्म हुआ और 4000 विद्यार्थी और स्टाफ और नागरिक उसको सुनने वाले थे। ये बात 1949-50 की है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि मैंने सैकड़ों ही आयोजन, संयोजन, संचालन किए हैं। और विदेश यात्रा की बात कि किस कंट्री में कहाँ कैसे, तो तोशिबा को सबसे पहले मैंने ही ला करके भारतवर्ष में स्थापित किया। इसी प्रकार जर्मन्स को भी, GDR डेमोक्रेटिक संस्था को भी मैंने ही ला करके स्थापित किया। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये हर व्यक्ति को मैंने कहा, और आधे से ज़्यादा व्यक्तियों ने इस बात को माना नहीं। यदि आपको ये सुनाऊं कि आज भी जो तोशिबा के चेयरमैन हैं मिस्टर बावा, या जर्मनी के हैं, वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि मैं अभी हूँ क्या और काम भी करता हूँ क्या। तो जहाँ तक साहित्य का क्षेत्र है, उसके बारे में कुछ कहूँ
इस देश के जो भी वरिष्ठ 4 महान थे, निराला जी, पंत जी, महादेवी जी, बच्चन जी और फिर बाद में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, ये सब लोग 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक मेरे निवास स्थान पर ही रहते और हर व्यक्ति को बोलते कि हम अपने घर में ही रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति भवन वाले उनको कहते कि यहाँ रहना पड़ेगा, तो महादेवी जी बोलती नहीं भाई, जवाहर था जब तो मैं यहाँ रहती थी, अब इंदिरा मैं अपनी बहू के पास रहूँगी। ये मेरा एक अजीब तरह की पृष्ठभूमि का परिचय है जो मैंने आपको दिया। और मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी रहा और साहित्य का सेवक रहा और कला का उसको अनेक रूपों में स्थापित करने का, दिखाने का मुझे ये रहा। और पहली बार लता मंगेशकर को 1972 में पहली बार उसको सार्वजनिक आयोजन में बुलाकर कलकत्ते की संगीत कला मंदिर में जब मैं प्रेसिडेंट था तो उसको स्थापित किया। मैं ये बात इस रूप में मत सुनिएगा आप कि कोई मेरी प्रशंसा का प्रश्न है। मैं तो कहता हूँ हर युवा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। न रोको उड़ते सपनों को, न टोको बढ़ते अपनों को। पंछी जब तन्मय होकर उड़ता है मुक्त गगन में, किसने नापा कितना बल है उसकी एक लगन में। मिलने का गिरने का ज्ञान नहीं, चढ़ने थकने का भी कुछ भान नहीं। लंबी उड़ान खो जाऊंगा इस भय का ध्यान नहीं। बाट जोहती प्रेयसी की स्मृति मन को पिघलाती है, पर बिलक रहे शिशुओं की ममता उसको भी आती है। तो भोले पंछी संकल्प निराला है, तू भी मतवाला है। अरे नभ तो अनंत सीमा विहीन क्या पार उतरने वाला है। इसलिए न रोको, जो पथ की दुस्तरता सोचें उनको न कहीं भी जाना है। जो इस प्रकार पथ की दुस्तरता सोचें उनको न कहीं भी जाना है। ये तो अपनी दुर्बलता को ढकने का शुद्ध बहाना है। एक रचना जो शायद 6 बार पढ़ी गई मंच से मुझे आग्रह कर करके, बढ़ना अच्छा वही कि जिसमें बढ़ती रहे प्रसन्नता। बढ़ना अच्छा वही कि जिसमें बढ़ती रहे प्रसन्नता। वो घट जाना भी तो अच्छा, घटती जिससे भिन्नता। वो घट जाना भी तो अच्छा, घटती जिससे भिन्नता। और चलना अच्छा वही कि पथ के अन्य पथिक भी चल सकें। चलना अच्छा वही कि पथ के अन्य पथिक भी चल सकें। थमने में क्या हानि, थमने में क्या हानि, अगर हम थम कर तनिक संभल सकें। तो राहगीर में साधारण, राहगीर में था साधारण, खुशियां मिली अपार पर। सदा नहीं मैं भोग सकूंगा इनका मधुर दुलार पर। तो जब ये पंक्तियां पढ़ते हुए किसी ने पूछा कि तो इसमें अंतर्द्वंद क्या है, तो मुझको लगता चढ़ आया हूं मैं मंजिल के द्वार पर। करनी अब तैयारी ऐसी कि फिसलूं नहीं उतार पर। जीवन में हर व्यक्ति के उतार तो आएगा ही, पर उसे ये तैयारी करनी है कि फिसले नहीं उतार पर, फिसले नहीं उतार पर। वो चाहे बड़े से बड़े कोई भी व्यक्ति हों, उनके सामने ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मैं एक अंतिम बात आपको कहता हूं, थोड़ा ही जुटाना था बहुत अधिक पा गए हो। हर व्यक्ति इस बात को सोच ले कि थोड़ा ही जुटाना था बहुत अधिक पा गए हो।
ऐसी दौड़ दौड़े हो कि बहुत दूर आ गए हो, ऐसी दौड़ दौड़े हो कि बहुत दूर आ गए हो। पर दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। पर दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। क्योंकि अगर अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, और दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे? अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे? और बिना कहे मन को, अंतिम बात सुन लीजिए, कि बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी, बिना कहे मन को थकान चढ़ जाएगी, और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी, और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। इसलिए दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। मेरी बात आपके सामने पूरी हुई। मैं हूँ नहीं इंजीनियर, मैंने 7 इंजीनियरिंग के कारखाने इस देश में लगाए, और सैकड़ों जापानी और जर्मनी और फ्रांस के इंजीनियरों को 7 जगह पर स्थापित किया। उसके साथ साथ ही देश के अनेक युवकों को, अनेकानेक युवकों को इस काम में वर्चस्व शक्ति से प्रभावित किया, और उनमें ये वर्चस्व शक्ति लगाई। चाहे वो कलकत्ते में थे, हैदराबाद में थे, विशाखापट्टनम में थे, सोनीपत में थे। ये मुझे आनंद इस बात का है कि वो सब लोग अप्रेंटिसेस की तरह चले, बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, उन्होंने काम किया। और एक बार जब जर्मनी और जापान और यहाँ के लोग आए तो वो भी गदगद हो गए। मैंने अपने गांव में 1987 में सबसे पहले JITC खोली, और वहाँ भैरव सिंह जी उसका उद्घाटन करने आए, और उन्होंने कहा ये पहली संस्था है। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी सैकड़ों सैकड़ों संस्थाएं इस देश में बन जाएं। और गिरजा व्यास भी सब ने इसी बात की अपनी मानसिक इच्छा व्यक्त करी, और ऐसा हुआ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी इतनी बात सुन कर के और मुझे कृतार्थ किया। धन्यवाद।